फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और दोपहर की बड़ी खबरें जो हैं इस वक्त हिंदुस्तान में मुल्की सतह पर सबसे बड़ी खबरें इस वक्त जो चल रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान है। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार रह पाएगी या नहीं रहेगी। राजस्थान का पायलट कांग्रेस की सरकार को बरकरार रहने देगी या नहीं देंगे, ये तमाम सवालात हैं और यही सबसे बड़ी खबर है आज इस वक्त मुल्की सतह पर। तमाम मीडिया में छोटे मेन स्ट्रीम से लेकर के छोटे बड़े हर प्लेटफॉर्म पर हर तरफ सिर्फ और सिर्फ राजस्थान को लेकर ही बहस का बाजार गर्म है। राजस्थान के पायलट ने कांग्रेस सरकार के तैयारे को एक ऐसे दौराहे पर ला दिया है जहां एक इशारा भी है कि सचिन पायलट राजस्थान में गहलोत की सरकार गिरा देंगे और एक इशारा यह भी है कि पायलट खुद इस उथल पथल के शिकार हो जाएंगे और पूरा तैयारा यानी सरकार बाकी रह जाएगी। ऐसे में बहुत जल्द तस्वीर साफ हो जाएगी कि राजस्थान में गहलोत की सरकार रहेगी या जाएगी। लेकिन लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग में तादाद देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिंधिया की राह पर गामजन सचिन पायलट कामयाब होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि तादाद बता रही है कि तैयारा बहुत ही महफूज है। इस बीच कांग्रेस के सीनियर लीडर रणदीप सुरजेवाला ने मीडिया से खिताब करके सचिन पायलट की बगावती तेवर पर पार्टी का मौकिफ वाज़ेह कर दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले 72 घंटे में सचिन पायलट से कई बार बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि अगर कोई इख्तलाफ है तो कांग्रेस आलाकमान के दरवाजे सचिन पायलट समेत सबों के लिए खुले हुए हैं। इस बीच कांग्रेस के आला जराए ने बताया कि 102 अरकान असेंबली ने वजीर आला अशोक गहलोत की हिमायत में खत सौंपा है। जराए ने यह भी बताया कि नायब वजीर आला सचिन पायलट के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई का फिलहाल कोई मंसूबा नहीं है, क्योंकि उन्होंने अभी तक पार्टी के खिलाफ कुछ भी नहीं किया और ना ही कहा है। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रणदीप सुरजेवाला ने मरकजी सरकार पर यह इल्जाम जरूर लगाया कि जब एमएलए को खरीद नहीं पाई सरकार तो इनकम टैक्स और ईडी के जरिए डराने का काम कर रही है। कल से और आज तक श्री अजय माकन जी ने, मैंने, श्री अविनाश पांडे जी ने अनेकों विधायकों से मेरे ख्याल से अगर मैं ये कहूं उनका नंबर सैकड़ों तक पहुंच गया है, सैकड़ा तक तो गलत नहीं होगा, हमने उनसे वार्तालाप की है। जहां जहां जो समस्याएं थी पिछली बार भी बैठकर उनका हल निकाल लिया गया था। परिवार में वो हमारे यहाँ हरियाणा और राजस्थान में कहावत है, जिसके घर में बर्तन होते हैं उसी के यहाँ खटकते हैं, जहां बर्तन ना हो उसके यहाँ खटकते भी नहीं। तो ये पुरानी हरियाणा राजस्थान की कहावत है। इसलिए परिवार में कोई समस्या है उसका हल परिवार के पास निकलेगा, उसका हल कहीं और नहीं निकल सकता। अगर आप परिवार से टूटकर कहीं और जाएंगे तो परिवार को भी नुकसान होगा और आपको भी नुकसान होगा। पर हमारे साथी बुद्धिमान हैं, मुझे विश्वास है कि वो ऐसा नहीं करें। 48 से 72 घंटे में अनेकों बार सचिन पायलट जी से भी दूसरे साथियों से भी बात हुई। उस बात का क्या क्या मजमून है वो टेलीविजन पर कहना अनुचित होगा। फिर भी एक बार सार्वजनिक तौर से हमें लगा कि आपने सवाल पूछे हैं, आपके साथ उतनी सूचना साझा करना और जनता के साथ हमारा कर्तव्य है, इसीलिए मैंने ये सार्वजनिक अपील की। देखिए, मुख्यमंत्री जी की और दूसरे मंत्रीगणों की, विधायक गणों की, चीफ विप की, बहुत सारे विधायक साथियों से बात हुई है। कुछ रास्ते में हैं, कुछ आ रहे हैं, कुछ घंटे में पहुंच जाएंगे, कुछ 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, कांग्रेस की सरकार राजस्थान में स्थिर है, कांग्रेस की सरकार को संपूर्ण बहुमत है, कांग्रेस की सरकार पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। भाजपा कितने भी षड्यंत्र करे, मोदी सरकार कितने भी प्रपंच रचे, भारतीय जनता पार्टी कितने भी हथकंडे अपनाए, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स कितनी भी रेड करें, वो चुनी हुई सरकार को नहीं गिरा पाएंगे, क्योंकि यही राजस्थान की जनता का जनमत है। आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर राजस्थान के हवाले से मिल रही कि राजस्थान में सियासी उथल पथल की कमान अब प्रियंका गांधी ने संभाल लिया है। प्रियंका गांधी मोर्चा संभाल चुकी हैं। प्रियंका गांधी ने वजीर आला अशोक गहलोत से भी बात की है और सचिन पायलट से भी बात की है और मुसलसल दोनों के राब्ते में है प्रियंका गांधी अब सियासी भंवर जिसमें पार्टी फंसी है और राजस्थान में उस भंवर से निकालने की कोशिश में
प्रियंका गांधी लग गई है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर यह मिल रही है कि डिप्टी सीएम सचिन पायलट ये चाहते हैं कि उनके 4 करीबी एमएलए जो हैं उन्हें मंत्री बनाया जाए, वजीर बनाया जाए। ये मुतालबा है डिप्टी सीएम सचिन पायलट की तरफ से। और उन मंत्रालय में वजारत में होम मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री, वजीर मालियात और वजीर दाखिला की 2 कुर्सियां सबसे पहले अहम है। तरजीहात में 4 एमएलए को वजीर बनाने की पेशकश कर रहे हैं और मुतालबा है सचिन पायलट की तरफ से कि 4 एमएलए को वजीर बनाया जाए। और मंत्रालय में 2 अहम मंत्रालय की तरफ इशारा है, होम मिनिस्ट्री और साथ ही साथ फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो सचिन पायलट की तरफ से जो बातें अब तक क्या आई हैं, सचिन पायलट ने एक तो पहले दावे को गलत करार दिया कि जो दावा किया जा रहा है 106 एमएलए के मीटिंग में शामिल होने का या अक्सरियत का, उस दावे को गलत कहा है। साथ ही साथ ये भी कहा था कि अकलियत में चली गई है पार्टी। तो इन तमाम दावों के बीच अब प्रियंका गांधी के हाथ में कमान है और प्रियंका गांधी अब कोशिश कर रही है, अशोक गहलोत से भी बात कर रही है, सचिन पायलट से भी बात कर रही है, सचिन पायलट से बात करके मसले को हल करने की कोशिश में लगी है। लेकिन तस्वीरें बता रही हैं कि अभी कुछ और ड्रामा देखना बाकी है। राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत और नायब वजीर आला सचिन पायलट में सियासी खींचतान के बीच वजीर आला के हामियों ने जयपुर वाक़े कांग्रेस दफ्तर से सचिन पायलट के पोस्टर हटा दिए। खबरों के मुताबिक राजस्थान में सियासी तूफान के दरमियान कांग्रेस कानून साज पार्टी की मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए सचिन पायलट तो नहीं पहुंचे, उससे ठीक पहले खबर यह मिल रही है कि वजीर सियाहत विश्वेंद्र सिंह मीटिंग में शामिल नहीं हुए और उन्होंने पार्टी को इस बाबत इत्तला देते हुए बताया कि वो ज़ाती वजूहात के पेश नज़र मीटिंग में शामिल नहीं हो सके। लेकिन सचिन पायलट अभी भी अपना बागी रुख बदलने के इरादे में नहीं लग रहे हैं। प्रियंका गांधी कमान संभाल चुकी है, उसके बावजूद अब देखना होगा कि कहां मोर्चा जाकर के मोर्चाबंदी होती है और कहां क्या तस्वीर बनती है। इस बीच पोस्टर हटाने की जो खबर थी वो ये कि पार्टी दफ्तर के बाहर से सचिन पायलट वाले जो पोस्टर थे उसे हटा दिया गया। इधर आज मीटिंग में अशोक गहलोत जो सीएम है, उनका कहना है कि उनके साथ 109 अरकान असेंबली है, जबकि सचिन पायलट का दावा है कि उनके पास 25 एमएलए हैं। तो इन तमाम दावों के बीच जो पोस्टर हटाने की खबर मिल रही थी वो ये कि जो सचिन पायलट की इस पूरी हरकतों से नाराज जो पार्टी के कारकुनान थे या अशोक गहलोत के हामी थे, उन तमाम ने सचिन का ये पोस्टर को पार्टी के दफ्तर के बाहर से हटाया है। और अब जो खबर मिल पा रही है उसके मुताबिक कि पार्टी के हिदायत पर फिर से पोस्टर अपनी जगह पर लगा दी गई है। अभी जो इस वक्त हमें खबर मिल पा रही है उसके मुताबिक कि पोस्टर को फिर वापस अपनी जगह पर लगा दिया गया है। और अब से कुछ देर पहले मीटिंग शुरू होने से पहले जब यह खबर मिली कि सचिन पायलट मीटिंग में शामिल नहीं होंगे, उसके बाद पार्टी कारकुनान नाराज थे और नाराजगी का ये आलम था कि पार्टी दफ्तर पर सचिन पायलट के जो पोस्टर लगे हुए थे उस पोस्टर को हटा दिया गया। लेकिन इस वक्त जो हमें इस सिलसिले में खबर मिल पा रही है कि पार्टी दफ्तर के बाहर जो पोस्टर हटा के रखा गया था उसे फिर से अब पोस्टर को फिर से लगा दिया गया है, ये ऐसी खबर हमें मिल पा रही है। ऐसे में तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा लीजिए कि पार्टी दफ्तर के बाहर फिर से पोस्टर लगा दी गई। ये हटाने का कारण ये है कि कार्यकर्ताओं ने प्रेम पूर्वक पोस्टर लगाए थे, क्योंकि वो पीसीसी के चीफ थे और वो लड़ाई जो है अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी दोनों के नेतृत्व में सरकार को लाने के लिए जगह पर या कह सकते हैं कि सड़कों पर लड़ाई लड़ी थी कार्यकर्ताओं ने। उनका बहुत प्रेम था दोनों ही नेताओं के प्रति, पर जिस तरीके से उन्होंने पार्टी बदली और मतलब ये संभावनाएं बदली है और वो उन्होंने जो बगावत करी, सरकार को अनस्टेबल करने की कोशिश करी, उससे कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं एक रोष उत्पन्न हुआ है और उसी रोष का एक नतीजा है कि इस तरीके से पोस्टर हटाए गए। इसमें सर इसी महामारी, कोरोना महामारी के चलते जब सीएम हमारे चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो काम कर रहे थे, उस बीच बीजेपी ने जो ये षड्यंत्र रचा है। हाँ, पायलट साहब एक बहुत अच्छे कार्यकर्ता थे, दुख है कि वो पार्टी को छोड़कर ऐसे नई स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मैं नई पार्टी बना रहा हूँ। मनोबल कार्यकर्ता को मनोबल कम होगा और इससे कार्यकर्ता मायूस होंगे कि हमारे अच्छे नेता एक पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस पार्टी ने आपको सब कुछ दिया, आपके परिवार को दिया, आपको दिया, व्यक्तिगत भी दिया और वैसे भी, और उसको आप छोड़ के इस तोड़ मरोड़ की राजनीति
केवल खुद के लिए, क्योंकि इससे कोई कार्यकर्ता का कोई लाभ नहीं है। क्योंकि कार्यकर्ता का लाभ जब तक सरकार नहीं है, जब तक सत्ता नहीं है, तब तक नहीं होता। कार्यकर्ता को जब सेट होने का कुछ टाइम आ रहा था कि कार्यकर्ताओं को नियुक्तियाँ मिलती या और कुछ मिलता, उस समय आप ये कर रहे हैं कि आप खुद के लिए राजनीति कर रहे हैं, तो वो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और आपको सब कुछ मिला, आप 7 साल से प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उप मुख्यमंत्री है, फिर भी आपकी लालसा नहीं हो रही है, तो ये मेरे लिए एक व्यक्तिगत तौर पे मैं मानूँ तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। तो सपोर्ट तो हम एज ए कांग्रेस दोनों को ही करते थे, वो प्रदेश अध्यक्ष थे, वो दुख हो रहा है इस घटना से जो हो रहा है। और गहलोत साहब सर्वमान्य नेता है, तो जब आलाकमान ने उन्हें माना है तो हमें भी मानना चाहिए। दूसरी जानिब बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस अपने घर का झगड़ा संभाल तो नहीं पा रही है और हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है। ये कांग्रेस की पुरानी आदत है। साथ ही साथ जब सवालात पूछे गए कि क्या सचिन पायलट का अपनी पार्टी में खैर मकदम के लिए तैयार हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर मगर में बीजेपी की कुछ भी दिलचस्पी नहीं है। अगर सरकार बनाने का मौका मिले या सचिन पायलट अगर बीजेपी में आते हैं तो इसका जवाब वक्त पर मिल जाएगा। जब उनके खुद के लोग डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, वो खुद ऐसा काम करे तो वो हमारी बोलियां डालेंगे ना, उनके ऊपर बोले ना, हिम्मत हो तो वो बोले उन पर। इसलिए कांग्रेस अपने घर की लड़ाई को बीजेपी पे नहीं डाले। अशोक अपना सारा स्तर खो चुके हैं। उनके मुख्यमंत्री तो काल में जिस तरह से पार्टी को इंटैक्ट रखना चाहिए था वो नहीं रख पा रहे हैं। पार्टी के विधायक उनसे नाराज है। और जब मुख्यमंत्री कहता है कि घोड़े है, बकरा मंडी है, तो जब अपने विधायकों को बकरा और घोड़ा बनाएंगे, और आखिर में आप कल नहीं देखा कपिल सिब्बल का ट्वीट कि मैं बहुत दुखी हूं कि अस्तबल से सारे घोड़े भागेंगे जब चिंता करेगी। तो भाई घोड़े तो जहां हरियाली होगी वहीं जाके उछल कूद करेंगे, और सूखे में रहेंगे तो उनके खुर गिर जाएंगे। और इसलिए ये उनका घर का मामला है। अपने घर की लड़ाई कृपा करके मुख्यमंत्री दूसरों पे नहीं डाले और अपनी वाणी पे संयम रखे। हल्का बोल सबको बोलना आता है। जिस प्रकार से वो प्रधानमंत्री जी के बारे में बोल रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो इस प्रकार की हल्की बातें मुख्यमंत्री पद पे रहते हुए बोल रहे हैं। वो मुख्यमंत्री की गरिमा को गिरा रहे पद की, और इसलिए अपनी भाषा का संयम रखना चाहिए। और मारवाड़ के लोग हैं, अशोक गहलोत जी मारवाड़ में तो गाली भी आदर से ज्यादा दी जाती है। और वो किस प्रकार के शब्दों का, क्योंकि इतनी कुंठा भर गई है, वो सोच रहे हैं मेरी सरकार की पता नहीं क्या होगा, उनकी वो लड़ाई। और इसलिए बीजेपी का कोई इससे लेना देना नहीं है। मैं कहता हूं अगर का क्या उत्तर होता, पता नहीं कौन कौन आते और कौन जाते। और बीजेपी तो पार्टी जब बड़ी है तो आते जाते की चर्चा अगर पे क्या चिंता करना है। अभी अगर क्या होगा क्या नहीं होगा इंतजार करो आप लोग भी। मैं वही कह रहा हूं, अगर मौका मिलेगा, कौन नहीं मिलेगा बताइए, कौन नहीं बना। हमको जनता ने पीछे रखा, हमने सरकार नहीं बनाई, उन्होंने बना दी, उनको मौका मिला हुआ अभी तो उस मौके का सदुपयोग करे, दुरुपयोग नहीं। जिस प्रकार से एसओजी लगा के अपने लोगों पर, अभी मैं उनके एक मंत्री का बयान देखता था कि न तो मैं शिकायत करता हूं, न मैं कोई डिमांड करता हूं, मुझे किस बात का नोटिस दिया है। तो जब एसओजी का नोटिस किसी वरिष्ठ व्यक्ति के पास या किसी साधारण व्यक्ति के पास जाता, मन में पीड़ा होती है। इसलिए अगर का उत्तर भी उन्हीं को पूछो। राजस्थान की सियासी उथल पथल के बीच इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और ईडी इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट काफी हरकत में है। राजस्थान में आज सुबह से ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कोशिश देखिए छापामार कार्रवाइयाँ मुख्तलिफ मकामात पर 22 मकामात के हवाले से बताए जा रहे हैं कि 22 मकामात पर इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे हैं। खासतौर से जो सचिन पायलट और अशोक गहलोत के करीबी हैं, उनके पार्टी के नेताओं के करीबी हैं, कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, उन तमाम के इदारों पर, उनके घरों पर छापेमार कार्रवाई की खबरें मिल रही, ईडी की भी कार्रवाई की खबर मिल रही है। इसलिए कांग्रेस पार्टी के कारकुनान ने इस पर सख्त नाराजगी जाहिर की है और जयपुर में मरकजी सरकार के खिलाफ एहतजाज मुजाहरा किया है इनकम टैक्स और ईडी की कार्रवाई के खिलाफ। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के पुतले को नज़र-ए-आतिश करने की भी कोशिश की और अपना एहतजाज दर्ज कराने की कोशिश की। और उनका कहना है कि मरकजी सरकार रियासत में रियासत की सियासत को, रियासत की सरकार को ईडी और इनकम टैक्स की मदद से, इसके कांधे का इस्तेमाल करके सरकार को गिराना चाहती है और बीजेपी की सरकार बनाना चाहती है। तो कांग्रेस कारकुनान का इल्ज़ाम और इन इल्ज़ामों के बीच एहतजाज मुजाहरा। तो राजस्थान में जो सियासी उथल पथल है उस बीच ईडी और इनकम टैक्स भी काफ़ी हरकत में है और 22 मकामात पर
ईडी के छापेमार कार्रवाई, इनकम टैक्स के छापामार कार्रवाई और ईडी के भी कुछ मकामात पर छापामार कार्रवाई की खबरें हैं। वज़ीर आला अशोक गहलोत के बेटे के करीबी के हवाले से भी आ रहे कि उनके कारोबार को लेकर के भी उनके खिलाफ छापामार कार्रवाई की गई है और कांग्रेस लीडरान के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। तो इन तमाम सियासी उथल पथल के बीच ईडी और आईटी की तरफ से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से भी उथल पथल एक्टिविटीज़ तेज़ कर दी गई है। अब देखना ये होगा कि राजस्थान में सियासी घमासान कब ख़त्म होता है। अशोक गहलोत की कुर्सी रहती है, सचिन पायलट के तौर पर बरकरार रहते हैं, या फिर वो खुद इस जाल में फंस जाते हैं और इस अपनी चाल से खुद मात खाते हैं और अशोक गहलोत के जाल में सचिन पायलट फंस जाते हैं। और क्या ये भी एक अहम सवाल है कि प्रियंका गांधी इस सियासी उथल पथल को और पार्टी के अंदर एक बड़े खलफशार, इंतशार और टूट फूट को रोक सकती है, बचा सकती है, ये भी देखना अहम होगा। लेकिन फ़िलहाल सबसे अहम और बड़ी बात यह है कि अशोक गहलोत की सदारत में अभी मीटिंग चल रही है, पार्टी लेजिस्लेटर CLP की मीटिंग चल रही है, लेजिस्लेटर पार्टी की मीटिंग चल रही है और ख़बर मिल रही है कि 100 से ज़्यादा MLA उस मीटिंग में मौजूद है, यानी अक्सरियत 100 की चाहिए। 100 सीटें अगर हैं, 100 MLA हैं तो फिर सरकार मुस्तहकम है, सरकार को कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन सचिन पायलट का अपनी दावा है, सचिन पायलट कह रहे हैं कि जो दावे पेश किए जा रहे हैं कि 100, 106, 108 या 102 MLA उनके साथ हैं अशोक गहलोत के साथ, ये दावा झूठा है। और साथ ही साथ गहलोत सरकार पर तानाशाही का बीजेपी की जानिब से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और MLA को रोकने की जो खबर आ रही है कि उन्हें CM आवास में ही रोका गया, CM हाउस में ही रोका गया है। तो ये एक जबर है, एक ज़बरदस्ती उन्हें बंधक बना करके रखा गया है। ये बीजेपी नेता सतीश पुनिया का बयान है कि कांग्रेस के विधायकों को अगवा किया गया है, रोककर बंधक बनाया गया है। तो ये बीजेपी और कांग्रेस का अपना सियासी उथल पथल हम अब राजस्थान में देख रहे हैं और हर वक्त कुछ न कुछ राजस्थान की सियासत में नया होता दिखाई दे रहा है। लेकिन देखना ये होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने घर से निकले हैं, वो कहाँ पहुँचते हैं और क्या सचिन पायलट से उनकी मुलाकात होती है, क्या वो बात करते हैं या क्या कुछ पलट सकती है बाजी, ये भी देखने वाली चीज़ होगी। क्योंकि सियासत में कब क्या कुछ हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता और यही खेल सियासत का T20 अभी चल रहा है राजस्थान में। और राजस्थान की जंग एक तरफ जहां राजस्थान में लड़ी जा रही, वहीं दिल्ली और हरियाणा में भी, गुरुग्राम में भी लड़ी जा रही है। चूँकि NCR में सचिन पायलट मौजूद हैं, कुछ अरकान असेंबली भी हैं उनके साथ। ऐसे में देखना ये होगा कि सचिन पायलट का तेवर कब किस अंजाम को पहुँचता है। राजस्थान की सियासत से बाहर निकलकर एक काम की खबर बताता हूं आपको CBSE के हवाले से। CBSE ने 12वीं जमात के रिजल्ट का ऐलान कर दिया। आज इस बात की काफ़ी क़यास आराइयाँ की जा रही थी। CBSE ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि 15 जुलाई से पहले ही रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इस साल कुल 94.39% तलबा पास हुए हैं। याद रहे कि पहले CBSE ने 1 जुलाई से 15 जुलाई के दरमियान इम्तहान लेने का ऐलान किया था, लेकिन तलबा के वालिदैन के ज़रिए उसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ी दाखिल की गई, जिसके बाद CBSE ने इम्तहानात को मनसूख कर दिया और 15 जुलाई तक रिज़ल्ट जारी करने की बात कही। याद रहे कि गुज़श्ता 5 सालों से हर साल CBSE पहले 12वीं और फिर 10वीं का रिज़ल्ट जारी करता है, लेकिन इस मरतबा कोरोना वायरस की वजह से ऐसी क़यास आराइयाँ की जा रही थी कि शायद एक साथ ही रिज़ल्ट जारी कर दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। CBSE ने 12वीं के नतायज का ऐलान कर दिया है। लेकिन इस बीच एक खबर ये भी मिल रही है कि इस बार CBSE ने 12वीं जमात के टॉपर की लिस्ट जारी नहीं की है और हवाला दिया गया है, बुनियाद बनाया गया है कोरोना वायरस को और कहा गया है कि कोरोना वायरस की वजह से इस बार टॉपर की लिस्ट जारी नहीं की गई है। तो अब ये कैसी बुनियाद है, कैसे दलाइल है, आप खुद समझ सकते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से रिज़ल्ट जारी हो जाए और टॉपर का नाम जारी ना हो या टॉपर की लिस्ट जारी ना हो। बात ज़रा तफसील के साथ अब कोरोना वायरस की कर लेते हैं। चूँकि मुल्क में कोरोना वायरस का कहर शिद्दत के साथ बढ़ता ही जा रहा है, दिन ब दिन इसमें इजाफा हो रहा है और लगातार
दूसरे दिन भी 28,500 से ज़्यादा केसेस सामने आए हैं, जिससे मुतासरा अफराद की तादाद बढ़कर तकरीबन 8,78,000 हो गई है। मरकज़ी वज़ारत सेहत की जानिब से जारी किए गए ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 28,701 नए केसेज रिपोर्ट हुए हैं, जो एक दिन में सबसे ज़्यादा केसेज हैं, जिससे मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद बढ़कर 8,78,254 हो गई है। इससे पहले एतवार को 2,28,637 केसेज रिपोर्ट हुए थे। कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते केसेज में ये राहत पहुंचाने वाली बात है कि सेहतमंद अफराद की तादाद में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 18,850 मरीज सेहतमंद हुए हैं, जिसके बाद शफायाब होने वाले मरीजों की तादाद मजमूई तौर पर अब 5,53,471 को पार कर गई है। मुल्क में इस वक्त कोरोना वायरस के 3,01,609 माफ़ कीजिएगा, ये अभी जो एक्टिव केसेज हैं वो 3,01,609 3,01,009 अभी भी हिंदुस्तान में एक्टिव केसेज हैं और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान हलाकतों की तादाद 500 अमवात से बढ़कर अब 23,174 हो गई है। टोटल तादाद 23,174 हिंदुस्तान में शहरी मरीज कोरोना वायरस की वजह से जाँ बहक हुए हैं, उनकी लुक़्मा अजल बने हैं। मुल्क में कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासर रियासत महाराष्ट्र है, जहाँ गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज़्यादा 7,827 केसेज रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद इस रियासत में बढ़कर 2,54,427 हो गई है। इसी अरसे के दौरान 173 अफराद लुक़्मा अजल भी बन चुके हैं, जिसके बाद हलाक शुदगान की मजमूई तादाद 10,289 हो गई है। वहीं इस रियासत में शफायाब होने वालों की मजमूई तादाद 1,40,325 हो गई, यानी महाराष्ट्र में शफायाब होने वाले मरीजों की तादाद अब 1,40,325 तक जा पहुंची है। एक तरफ जहां पूरे मुल्क से कोरोना के नए मामलों में इजाफा हो रहा है, वहीं राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों में मुस्तकिल कमी दर्ज हो रही है। कौमी दारुल-हुकूमत में कोरोना वायरस को शिकस्त देने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है और एतवार को मुसलसल 5वें रोज़ मामले की बनिस्बत शफायाब होने वालों की तादाद ज़्यादा रही। वजारत सेहत के एतवार के आदाद शुमार के मुताबिक नए मामले 1573 रहे, जबकि 2276 मरीज सेहतियाब हुए। दिल्ली में मुतासरीन की मजमूई तादाद हालांकि 1,12,495 पर पहुंच गई है, जबकि इससे शफायाब होने वालों की कुल तादाद 89,968 यानी 89.97 यानी कि 80% तक पहुंच चुकी है। इस बीच आज माहौलियात को बेहतर बनाने के लिए, हवाई आलूदगी को ख़त्म करने के लिए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की तरफ से शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया गया और इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी ऐलान किया कि दिल्ली में जो प्लाज्मा बैंक का सिस्टम चल रहा है, प्लाज्मा बैंक एक बनाया गया है, उससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो रहा है। इसलिए दिल्ली सरकार की कोशिश है कि एक और प्लाज्मा बैंक का बहुत जल्द ऐलान किया जाए और उसकी तैयारी के लिए सरकार जुट चुकी है और मुमकिन है कि बहुत जल्द सीएम केजरीवाल दिल्ली में दूसरे प्लाज्मा बैंक का ऐलान करें। दिल्ली सरकार वन महोत्सव मना रही है और इसके तहत पूरी दिल्ली में हमारा 31 लाख पौधे लगाने का टारगेट है। पिछले साल 15 लाख पौधे लगाने का टारगेट था, लेकिन हमारे वन विभाग की टीम और सारे विभागों ने मिलकर 29 लाख पौधे लगाए थे। इस बार भी हमारा अभी 31 लाख पौधे लगाने का टारगेट है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इससे ज़्यादा ही लगाएंगे। हमारे वन विभाग और दिल्ली सरकार के इस कमिटमेंट की वजह से ही आज दिल्ली में ग्रीन फील्ड लगातार बढ़ रहा है और पिछले कुछ वर्षों में सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है दिल्ली का ग्रीन कवर। पर्यावरण प्रदूषण के पॉइंट ऑफ व्यू से ओवरऑल इकोलॉजिक बैलेंस के लिए ये बहुत अहम कदम है और मैं इसके लिए पूरे वन विभाग को बधाई देता हूँ कि आज वो मिलके ये पौधे लगवा रहे हैं और पूरी दिल्ली में पौधे बांट भी रहे हैं, लगवा भी रहे हैं। 31 लाख पौधे जब लगेंगे तो दिल्ली में हरियाली और बढ़ेगी। दिल्ली के लिए अच्छी खबर है, राहत के संकेत हैं ये, और जो मैं लगभग पिछले 10-12 दिन से कह रहा हूँ कि एक स्टेबिलिटी आई है। अब स्टेबिलिटी में और रिकवरी हो रही है। रिकवरी रेट सबसे ज़्यादा है, टेस्टिंग हम सबसे ज़्यादा करा रहे हैं,
हमारे हॉस्पिटल में बेड्स करीब 15,000 हैं, जिनमें से 10 से 11,000 बेड्स अब खाली दिखने लगे हैं। इसका मतलब यह है कि एक तो लोगों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है और बीमारों की संख्या भी बढ़ी है, उसका स्प्रेड भी नीचे आ रहा है धीरे धीरे। उम्मीद करते हैं इससे और नीचे आएगा। प्लाज्मा बैंक बेसिकली एक सफल प्रयोग है दिल्ली सरकार का, जिसको अब कई और राज्य भी आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि जो लोग प्लाज्मा देने के इच्छुक हैं उनको अच्छी सुविधा, सेफ सुविधा में प्लाज्मा देने की अपॉर्चुनिटी मिले, ताकि वो किसी की जान बचाने में मदद कर सकें।